दोस्तों, जब से फिलिस्तीन और इजराइल की जंग शुरू हुई है, जब से हमें तरह तरह की न्यूज़ सुनने को सामने आ रही है, लेकिन आप पिछले कुछ दिनों से एक नाम बहुत बार बार सुन रहे होंगे और वो नाम है दोस्तों हुती मुसलमानों का। जी हाँ दोस्तों, यमन के हुती मुसलमानों के बारे में आप भी बहुत सारी खबरें सुन रहे होंगे, बहुत सारी न्यूज़ देख रहे होंगे। हुती मुसलमानों का नाम खबरों में छाया हुआ है। हर तरफ हुती मुसलमान या फिर हुती बागियों की ही चर्चाएं हैं। आखिर कौन है ये हुती मुसलमान, क्या आप जानते हैं? दोस्तों, ये हुती मुसलमान फिलिस्तीन के साथ पूरी तरह से उसकी मदद के लिए खुले तौर पर जंग में कूदने का ऐलान कर चुके हैं। तब से ही आप में से ज़्यादातर लोगों ने ये तो देखा होगा कि हुती मुसलमानों की न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस सवाल का जवाब भी ढूंढ रहे होंगे कि आखिर ये हुती मुसलमान या फिर हुती बागी हैं कौन, कहाँ से हैं, इनका इतिहास क्या है, और आखिर ये दुनिया के शिया और सुन्नी मुसलमानों से किस तरह से अलग होते हैं, और इनको हुती या फिर हुती बागी ही क्यों कहा जाता है। आखिरकार क्या वजह है दोस्तों कि खुद भी मुसलमान होने के बावजूद भी ये हुती लोग अपना सबसे बड़ा दुश्मन सऊदी अरेबिया को क्यों मानते हैं, और लगातार पिछले कई सालों से एक बड़ी जंग भी लड़ रहे हैं। एक ऐसी जंग जिसमें न सिर्फ लाखों अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं, बल्कि हजारों लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। तो दोस्तों, आज आपके लिए हम यही टॉपिक पर पूरी वीडियो लेकर आए हैं। तो पहले तो आपको ये बात बताते चलें कि इन लोगों का असली नाम हुती मुसलमान या फिर हुती बागी वगैरह नहीं है, बल्कि इनका असली नाम तो जैदी मुसलमान होता है। जैदिया दरअसल मुसलमानों का ही एक फिरका है। अब इन लोगों को हुती मुसलमान या हुती बागी क्यों कहा जाने लगा, ये भी आप लोग इस वीडियो में आगे जान ही लेंगे। फिलहाल ये जो जैदिया ग्रुप है, वैसे तो शिया फिरके का एक टूटा हुआ फिरका है, मतलब जो इतिहास में एक वक्त पर शिया ग्रुप से ही अलग हो गया था। मगर दोस्तों, इनमें से कुछ रस्म रिवाज और इनके अकायद सुन्नियों से भी मिलते जुलते हैं। यही वजह है कि रस्म रिवाज और इस तरह की दूसरी चीज़ों में जैदिया लोगों को शिया से ज़्यादा सुन्नियों के करीब समझा जाता है। और शायद यही वजह है कि ज़्यादातर शिया स्कॉलर्स जो हैं, ज़्यादातर जो शिया लेक्चरार हैं, जैदिया लोगों को शिया भी मानते ही नहीं हैं। फिलहाल दोस्तों, अब अगर बात कर लें इतिहास की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिया और सुन्नियों में तो फ़र्क यही है कि जहां एक तरफ सुन्नियों के मुताबिक पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उनके 4 खलीफा हुए थे, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजुल करीम। मगर दूसरी तरफ शिया लोगों का ये मानना है कि ये खिलाफत का कंसेप्ट ही गलत है, बल्कि वो इमामत के कॉन्सेप्ट पर यकीन रखते हैं। उनके मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चले जाने के बाद इमामत का कंसेप्ट शुरू हुआ, और पहले इमाम हज़रत अली शेर खुदा थे, दूसरे इमाम उनके बड़े बेटे हज़रत इमाम हसन, तीसरे इमाम उनके ही छोटे बेटे हज़रत इमाम हुसैन, जबकि चौथे इमाम उनके पोते यानी कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ करबला में तो थे, लेकिन जंग में बच जाने वाले ये इकलौते बेटे थे जिनसे आगे सिलसिला चला। 12 इमामों तक ये सिलसिला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से ही चला है। मगर दोस्तों, अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि शिया लोगों के इतिहास में चौथे इमाम तक तो सब कुछ ठीक चला, मगर जब चौथे इमाम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की वफ़ात हुई तो उनकी वफ़ात के बाद शिया लोगों में इख्तिलाफ हो गया। मतलब एक बड़े ग्रुप ने उनके बेटे हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर को ही उनका वारिस मान लिया और अगला इमाम मान लिया। मगर एक छोटा ग्रुप ऐसा भी था कि जिसने इमाम मोहम्मद बाकर की बजाय उन्हीं के एक दूसरे बेटे हज़रत जैद बिन ज़ैनुल आबिदीन को अपना इमाम मान लिया। और जिन लोगों ने उस दौर में हज़रत मोहम्मद बाकर की बजाय हज़रत जैद को अपना इमाम माना था, वही आगे चलकर जैदिया मुस्लिम कहलाए। वही दूसरी तरफ शिया लोगों के जिस बड़े ग्रुप ने हज़रत मोहम्मद बाकर को अपना इमाम माना था, वो लोग असनाशरी या फिर 12वर कहलाए। मतलब कि 12 इमाम वाले आज के दौर में दुनिया भर के हम लोगों को जितने भी शिया नजर आते हैं, अब वह चाहे ईरान देश हो, अजरबैजान देश हो, लेबनान हो या फिर इंडिया और पाकिस्तान हो, इन सारे ही देशों में लगभग सारी शिया आबादी असनाशरी ग्रुप की है। वही जैदिया या इस तरह के जो दूसरे शिया छोटे ग्रुप हैं, वो बिल्कुल ना होने के बराबर ही पाए जाते हैं। जैदिया की अगर बात कर लें तो इनकी ज़्यादातर आबादी आज के दौर में यमन के इलाके में रहती है। जैदिया ग्रुप ने इतिहास के अलग अलग दौर में मुस्लिम दुनिया के अलग अलग इलाकों पर अपनी शानदार, बड़ी और ताकतवर हुकूमत भी कायम की है, चाहे बात हो यमन के इलाके की, मोरक्को के इलाके की, या फिर नदन अफ्रीका के इलाके की, नदन ईरान की, या फिर सऊदी अरेबिया की। ये सारे ही वो इलाके थे कि जिनमें किसी दौर में जैदिया ग्रुप की ताकतवर हुकूमत कायम हो चुकी है। ऐसी हुकूमत की जो अगली कई सदियों तक कायम कर रही थी। और स्पेशली जो यमन का इलाका है, वो तो जैदिया ग्रुप का हमेशा से ही गढ़ ही रहा है। यहाँ पर रहने वाले जो ये सारे लोग हैं, ये दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं,
और उस पर फक्र करते हैं। जिसमें से पहली चीज तो ये है कि ऐतिहासिक तौर पर यमन के जो इलाके हैं उनमें जो सबसे पहले इस्लाम आया था वो हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम के जरिए से आया था, यानी वो खुद यहाँ पर आए थे और उनके आने से ही इस्लाम का आगाज हुआ था। और दूसरी चीज ये कि बड़ी बड़ी ऑथेंटिक किताबों में इस तरह की हदीस पाई जाती है कि जिसके मुताबिक पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मदीना के इलाके में बैठकर यमन के लोगों के लिए खास दुआ फरमाई थी। और इस चीज को भी आज तक यमन के लोग याद करते हैं और अपने लिए बहुत ज्यादा खास भी मानते हैं। और माने भी क्यों ना, अगर कोई इस्लाम को मानने वाला हो और उसके देश के बारे में, उसकी जगह के बारे में ऐसी ऐसी बातें रसूलुल्लाह और हजरत अली ने फरमाई हो तो वो क्यों ना अपनी बात पर गर्व करे, अपनी इस बात पर नाज करे। बात करें अब अगर ज़ैदिया लोगों के बिलीव्स की, यानी कि उनके अकायद के बारे में, तो भले ही ये लोग शिया ग्रुप की एक खास शाख हैं और इमामत के कंसेप्ट पर भी यकीन रखते हैं, मगर उसके बावजूद भी ये बाकी शियों की तरह इमामों को मासूम नहीं मानते हैं। साथ ही साथ ये लोग शियाओं से उलट सुन्नियों की ही तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक आजम को उनको भी मानते हैं। यही इस ग्रुप की खास बात है। हजरत अली को मानने के साथ साथ ये उन खलीफाओं को भी मानते हैं। इतना ही नहीं, इनका जो नमाज पढ़ने का तरीका या वजू करने का तरीका है वो भी शिया लोगों से काफी उलट है और सुन्नियों से काफी मिलता जुलता है। आप में से बहुत सारे लोग अब यही सोच रहे होंगे कि चलो वो सब कुछ तो ठीक है, हमने ग्रुप के बारे में भी बहुत कुछ जान लिया, मगर अब आखिर ये हुती का क्या कंसेप्ट है। आखिर जब इन लोगों का असली नाम ज़ैदी है तो इनको हुती मुसलमान या फिर हुती बागी क्यों कहा जाता है। दोस्तों, इन लोगों को ये जो नया नाम दिया गया है, ये नाम भी कोई ज्यादा पुराना नाम नहीं है, अभी बिल्कुल कुछ साल पहले ही दिया गया है। और इसके पीछे जो सबसे मेन और इकलौती वजह है वो कोई और नहीं बल्कि इन लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन और इनका अपना ही पड़ोसी देश सऊदी अरेबिया है। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, मैं सऊदी अरेबिया की ही बात कर रहा हूँ। चलिए आप लोगों को एक बार फिर से जरा थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। ये यमन देश है कि जो दुनिया के नक्शे में सऊदी अरेबिया के बिल्कुल नीचे मौजूद है। दुनिया के ज़्यादातर मुस्लिम इलाकों की तरह इस इलाके में भी खिलाफत राशिदा के बाद वक्त वक्त पर सल्तनत और हुकूमत बदलती रही। 1229 ईस्वी के करीब इस इलाके में रसूली वंशज ने अपनी एक ताकतवर सल्तनत कायम की थी। उसके बाद 16वीं सदी में जाकर ज़्यादातर मुस्लिम इलाकों की तरह इस इलाके पर भी सल्तनत उस्मानिया का राज हो गया था। मगर दोस्तों, इन तमाम चीज़ों से अलग हटकर ज़ैदी मुसलमान के, जिनको बहुत सारे लोग ज़ैदी भी कहते हैं, ये धीरे धीरे इतिहास में यमन के इलाके पर अपनी पकड़ बना चुके थे। आज से लगभग 1000 साल पहले भी इन लोगों की सल्तनत यमन के इलाके पर कायम हुआ करती थी और पूरे ही 1000 साल ये लोग यमन के अलग अलग इलाकों पर राज करते रहे हैं। ज़ैदी मुसलमानों के आखिरी इमाम, कि जिनका नाम इमाम अहमद था, उनको 1962 में कत्ल कर दिया गया था। नतीजा ये हुआ कि पूरे यमन में सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध शुरू हो गया और यमन देश दो टुकड़ों में बंटकर रह गया। एक था नॉर्थ यमन जबकि दूसरा था साउथ यमन। यमन में UASR यानी कि सोवियत संघ का दबदबा हुआ करता था, जबकि नॉर्थ यमन को अमेरिका जैसे देशों का सपोर्ट हासिल था। साल 1978 में अमेरिका जैसे देशों की सपोर्ट वाले नॉर्थ यमन में अली अब्दुल्ला सालेह को राष्ट्रपति बना दिया गया। अली अब्दुल्ला सालेह के दौर में ही नॉर्थ यमन और साउथ यमन के बीच जंग शुरू हुई। मगर दोस्तों, ये वो दौर था जब USSR यानी सोवियत संघ काफी कमजोर पड़ चुका था और दुनिया के दूसरे देशों की तरह साउथ यमन में भी इसका असर देखने को मिल रहा था। और साउथ यमन एक बार फिर से नॉर्थ यमन में मर्ज हो गया, यानी टूटा हुआ यमन देश एक बार फिर से आपस में जुड़ गया था और इस जुड़े हुए देश को नाम दिया गया था रिपब्लिक ऑफ यमन। और इस जुड़े हुए देश का पहला राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह को ही बनाया गया था। और ये सब कुछ इसलिए मुमकिन हो पा रहा था क्योंकि अली अब्दुल्ला सालेह को सपोर्ट कर रहे थे अमेरिका और सऊदी अरेबिया जैसे ताकतवर देश। मगर दूसरी तरफ जो ज़ैदी मुसलमान थे वो इन तमाम चीज़ों से काफ़ी परेशान थे, क्योंकि अली अब्दुल्ला सालेह के पावर में आते ही उन लोगों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। उन लोगों को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से भी दूर कर दिया गया था। नतीजा ये हुआ कि इन लोगों के बीच न सिर्फ डर पैदा हो गया था बल्कि ज़ैदी मुसलमानों में ये बातें भी चलने लगी थी कि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो कुछ सालों के अंदर ज़ैदी मुसलमान खुद अपने मुल्क यानी यमन से ही बाहर हो जाएंगे और ज़ैदियों का पूरी दुनिया से खात्मा ही हो जाएगा। ऐसे ही माहौल में अपनी कौम को बचाने का बीड़ा उठाया एक नौजवान ने, एक स्टूडेंट ने, कि जिसका नाम हुआ करता था हुसैन बदरुद्दीन अल हती। ये दरअसल एक ऐसा स्टूडेंट था कि जिसने 1990 के दशक में वहां पर हुती मूवमेंट यानी हुती आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का सिर्फ एक ही मकसद था, ज़ैदी मुसलमानों को एक बार फिर से यमन के अंदर ताकतवर और तरक्की याफ्ता बनाना शुरू करना। शुरुआत में तो दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कतें का सामना हुआ। हुती लोगों के काम करने का तरीका ये था कि वो तमाम लोगों का कैंप्स के अंदर ले जाया करते थे
जहां बड़े बड़े शिया स्कॉलर्स की किताबें उन लोगों को पढ़ाई और समझाई जाती थी। यानी जो हुसैन बदरुद्दीन अल हिती था वो हर हाल में अपनी कौम की खोई हुई विरासत और अपनी कौम की खोई हुई हर चीज़ को वापस लाना चाहता था। मगर पर दूसरी तरफ उस दौर में सालेह की जो यमनी सरकार थी वो बड़ी तेज़ी के साथ सऊदी अरेबिया और अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर रही थी। और इन तमाम चीज़ों में इजराइल भी बड़ा खुश नज़र आ रहा था, क्योंकि जो ज़ैदी मुसलमान थे वो दरअसल हमेशा से ही इजराइल के बहुत ज़्यादा खिलाफ रहे थे। मगर अब जब वो खुद अपने ही मुल्क में कमज़ोर पड़ गए थे और गवर्नमेंट में भी उनका कोई दबदबा नहीं आ रहा था, तो इसी वजह से वो फिलिस्तीन का सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ सालेह सरकार बड़े मज़े में नज़र आ रही थी। नतीजा ये हुआ कि ज़ैदी मुसलमान का गुस्सा बढ़ता गया और आंदोलन भी काफ़ी तेज़ होता चला गया। धीरे धीरे जब हालात बिगड़े तो हुसैन बदरुद्दीन अल हुती भी गवर्नमेंट की नज़रों में चढ़ गया। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो सेना थी और हुसैन बदरुद्दीन अल हुती के जो समर्थक थे उनमें आपस में कभी कभी झड़पें भी होना शुरू हो गई थी। ये झड़पें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि सन 2004 में एक दिन गवर्नमेंट की फौज ने एक मुठभेड़ में हुसैन बदरुद्दीन अल हुती को ही कत्ल कर दिया। बस वहीं से ज़ैदी मुसलमानों की तरफ से ऐलान जंग हो गया, एक ऐसी जंग का ऐलान कि जिसने यमन की पूरी किस्मत को ही बदल कर रख दिया। हुसैन बदरुद्दीन अल हुती की मौत के बाद उनके जिन सपोर्टर्स ने गवर्नमेंट के खिलाफ खुली जंग का ऐलान किया था उन सभी को नाम दिया गया हुती विद्रोही का। शुरू में सालेह सरकार को यह महसूस हुआ कि इन तमाम हुती लोगों को बड़ी आसानी से और बड़े कम वक्त में ही हरा दिया जाएगा, क्योंकि इन लोगों के पास ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइज आर्मी है, और ना ही कोई एडवांस हथियार है। हमारे पास तो आर्मी है और साथ ही सपोर्ट है अमेरिका जैसे ताकतवर देशों का। मगर दोस्तों ये सारे आंकड़े पूरी तरीके से गलत साबित हुए। 2010 के आते आते ही गवर्नमेंट को हुती विद्रोहियों के सामने झुकना पड़ा और उनके सुलह करना पड़ी। मगर दोस्तों अगले ही साल 2011 में एक बार फिर से हालात बदले और अली अहमद सालेह के जो पिछले एक लंबे वक्त से तानाशाह के तौर पर यमन पर हुकूमत कर रहे थे उनको हुकूमत छोड़कर अपने ही एक सहयोगी कि जिनका नाम मंसूर हादी था उनको हुकूमत देना पड़ी। मगर ये हालात अभी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे और हुती लोग भी दिन ब दिन और ज्यादा ताकतवर होते जा रहे थे। और फिर दौर आया सन 2015 का कि जब हुती लोगों ने यमन की राजधानी सना पर भी कब्जा कर लिया और वहां पर मौजूद जो राष्ट्रपति भवन था उसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया। नतीजे में यमन के राष्ट्रपति थे यानी कि मंसूर हादी, उनको फौरन देश छोड़कर भागना पड़ा। सऊदी अरेबिया के जो यूथ मुसलमानों का विरोधी हुआ करता था और यमन की कठपुतली सरकार को सपोर्ट किया करता था, उसको भी अब धीरे धीरे ये एहसास हो चुका था कि हुती लोगों को हो ना हो पीछे से ईरान सपोर्ट कर रहा है। वरना हुती लोग ये सब कुछ अकेले कभी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ईरान के लिए ऐसा करना कोई मुश्किल काम भी नहीं था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह की मदद लंबे वक्त से इजराइल के खिलाफ करता ही आ रहा था। अब जाहिर है दोस्तों कि ईरान और सऊदी अरेबिया की दुश्मनी तो जग जाहिर थी, इसलिए अब सऊदी अरेबिया ने भी स्ट्रॉन्ग वहां की गवर्नमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और अंदर ही अंदर ये कसम खा ली कि वो हर हाल में हुतियों को दबाकर वहां पर एक बार फिर से वहीं की गवर्नमेंट कायम करेगा कि जो पहले हुआ करती थी। सऊदी अरेबिया ने अरब के अलग अलग इलाकों की फौजों का एक गठबंधन बनाया और गठबंधन बनाकर यमन के ऊपर धावा बोल दिया और बस यहीं से यमन की पूरी किस्मत बदल गई और यमन में तबाही का एक नया दौर शुरू हुआ। मगर दोस्तों सऊदी अरेबिया ने सन 2016 में एक खतरनाक और बहुत ज्यादा घिनौनी हरकत की। दरअसल हुआ ये कि यमन में हुती लोगों के जलाल नाम के एक बड़े लीडर हुआ करते थे। एक दिन उनके वालिद की वफात हुई। जलाल नाम के हुती लोगों के इन बड़े लीडर के वालिद का जब जनाजा ले जाया जा रहा था तो दोस्तों उसमें बेशुमार हुती लोग जमा थे, शामिल थे। ठीक उसी वक्त सऊदी अरेबिया ने उस जनाजे के ऊपर हवाई हमले कर दिए। नतीजा ये हुआ कि 140 से ज्यादा लोग ने इस हवाई हमले में जान गंवाई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। जाहिर है सऊदी अरेबिया की इस जालिमाना और अजीबोगरीब हरकत ने आग में घी डालने का काम किया था। जाहिर है हुती लोगों ने भी जवाब दिया और बदले में लगातार हमले करना शुरू कर दिए। सऊदी अरेबिया और हुती लोगों के बीच चलने वाली इस जंग को 9 से 10 साल का एक लंबा वक्त गुजर चुका है, मगर किसी भी पार्टी को कुछ खास हासिल ना हो सका है। इस जंग में अगर वाकई कुछ हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ कई लाख लोगों की मौत। यमन का एक बड़ा इलाका भी इस जंग की चपेट में आने की वजह से तबाह हो गया है। सऊदी अरेबिया भी अमेरिका और यूके जैसी बड़ी ताकतों का सपोर्ट होने के बावजूद भी कुछ खास नहीं कर सका, जबकि हुती लोग अभी भी आधे से ज्यादा यमन को कंट्रोल कर रहे हैं। फिलहाल खुशकिस्मती से पिछले कुछ महीनों से लगातार ये जंग रुकी हुई है और रुकने की वजह यह है क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं अभी कुछ महीने पहले ही चाइना की कोशिशों से सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच दोस्ती हो गई है। जाहिर है जब सऊदी और ईरान की ही दोस्ती हो गई तो फिर सऊदी अरेबिया और हुती ने भी जंग करने की बजाय टेबल पर आने का फैसला कर लिया और तब से ही ये जंग रुकी हुई है। अब एक बार फिर से अचानक से पूरी दुनिया में हुती लोगों की चर्चाएं होने लगी हैं। वो इसलिए क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चलने वाली इस जंग में अचानक से हुती लोगों ने खुले तौर पर फिलिस्तीन की तरफ से इजराइल के खिलाफ उतरने का फैसला कर लिया है और इजराइल पर हमले भी कर दिए हैं।
अब आगे क्या होगा ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। फिलहाल आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों में ज़रूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।